नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे वही कल वाला पार्ट अपना जो अपन ने कल शुरू किया था, गागर में सागर, यानी छोटा सा पड़ाव और छोटे से पड़ाव को एक बड़ा मुकाम देने की कोशिश अपन कर रहे हैं दोस्तों। और आज अपन जो कल अपन ने कुछ प्रश्न किए थे उनके आगे के प्रश्नों की शुरुआत किया है, आज अपन अपने इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपको कल आपके लिए 2 वीडियो डाले थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपको पसंद आए होंगे। साथ ही आगे आप अन्य वीडियो को भी आप भली भांति देखते रहें। आपको कैसे समझ में आते हैं, कैसे याद होते हैं, उन सब की जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है कि गार्डन लाइब्रेरी जयपुर में किसके द्वारा स्थापित की गई। तो सबसे पहला उत्तर प्रश्न बनेगा वो है गार्डन लाइब्रेरी जयपुर में किसके द्वारा स्थापित की गई। तो आप यहाँ से सीधा सा उत्तर बना लेंगे। सीधा सा उत्तर बन जाएगा राय बहादुर ईशान के द्वारा सन 1900 में गार्डन लाइब्रेरी जयपुर का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। दोस्तों राजस्थान के जो भी लाइब्रेरी हैं उन लाइब्रेरी से संबंधित एक वीडियो डालेंगे। आने वाले दिनों में बोर्ड की जैसे ही व्यवस्था होगी वैसे ही आपके लिए एक शानदार सा वीडियो क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है विक्टोरिया म्यूजियम हॉल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम लाइब्रेरी जो है वो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ लिखा रहेगा गुलाब बाग या फिर लिखा रहेगा राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय, ये सारे कहाँ हैं, उदयपुर में है दोस्तों। और उदयपुर का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, ये समझिएगा 1992 से इफ्ला के फील्ड में, यानी इफ्ला के द्वारा भी यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो आप 1992 का कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे कि 1992 में यानी 1992 में इफ्ला में क्या आयोजित किया गया था। या फिर आप डेलनेट से जुड़ी हुई कोई बात है तो वो बता सकते हैं कि डेलनेट का ऐसा कोई सम्मेलन या किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि जो उदयपुर में संपादित की गई वो आप बता देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से जितना आप प्रयास करेंगे दोस्तों, जितना आप किताबों को खंगालेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास में खूब सारी, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको लगभग कम से कम 20 से 30% देखने पड़ते हैं। तो आप उन प्रश्नों से भी रूबरू हो पाते हैं जो आज तक आपने देखे ही नहीं हो। बात करें दोस्तों आगे वाला प्रश्न कि मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत कितना उपस कर लिया गया। तो आप याद रखिएगा 10%। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मद्रास राज्य में कब लागू किया गया। तो 1948 में दोस्तों। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आधुनिक भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर S.R. रंगानाथन की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उनको आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों अगर बात करें 1948 में, तो 1948 से यूँ समझो कि जो सन 1930 में डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस में, उसी का रूपांतरित स्वरूप था जो इसको 1948 में कहाँ लागू कर दिया गया, मद्रास राज्य में। और कितना प्रतिशत उपस्कर था, तो आप याद रखेंगे 10%। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न की, तो आगे प्रश्न बनेगा कि भारत में सन 1937 में किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीजी, यहाँ पर ये डिप्लोमा लिखा हुआ दोस्तों, इसको पहली बात तो पीजी डिप्लोमा कर लेना आप, यानी किस पुस्तकालय ने पीजी डिप्लोमा शुरू किया। तो पीजी डिप्लोमा आप याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय है, तो वो है मद्रास विश्वविद्यालय। वो है कौन सा विश्वविद्यालय भाई, मद्रास विश्वविद्यालय। दोस्तों आपने पहले भी भिन्न भिन्न प्रकार की बुक्स के माध्यम से पढ़ा होगा, आपको खूब सारी चीज़ें आती भी होंगी। यानी आप ये समझो कि भारत में सबसे पहले रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स के बाद में डिप्लोमा कोर्स, रिफ्रेशर के बाद में डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा के बाद में सर्टिफिकेट कोर्स और सर्टिफिकेट के बाद में अगर बात करें दोस्तों तो क्या शुरू है भाई, पीजी डिप्लोमा कोर्स जो है वो क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। शुरुआत से अगर बात करें दोस्तों तो आप यूँ समझो कि सबसे पहले बीएलए के द्वारा रिफ्रेशर कोर्स, उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों तो पंजाब विश्वविद्यालय, और पंजाब विश्वविद्यालय में भी बात करें तो आशा जॉन डिकिंसन, और आशा जॉन डिकिंसन जो है दोस्तों वो क्या शुरू कर देते हैं, यहाँ पर आशा जॉन डिकिंसन जो है वो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में डॉक्टर S.R. रंगानाथन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स, और उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में पीजी डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, शुरू होता है। कब शुरू होता है, तो सन 1937 में क्या हो जाता है भाई, पीजी डिप्लोमा
कोर्स से शुरू हो जाता है। तो उसको भी आप क्या रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो बिलिस, एमलिस, और एमलिस के बाद में बात करें तो पीएचडी, एमफिल, और एमफिल के बाद में बात करें तो डिलीट कोर्स जो है वो भारत में क्या हो जाते हैं दोस्तों, शुरू हो जाते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न है कि इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो कल अपन ने वीडियो डाला था सभी पुस्तकालय संघों के, तो आप याद रखेंगे इफ्ला के जो अध्यक्ष है वो आइजैक कुलिजन है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इफ्ला का सम्मेलन जो दिल्ली में कब आयोजित हुआ था, तो वो 1992 में दिल्ली में जो इफ्ला का सम्मेलन आयोजित हुआ था उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर दी है दोस्तों। यहाँ से आप एक 1992 का, मैं पीछे देखो एक मैंने कमेंट करने के लिए बोला था, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर पीछे वाले का तो उत्तर आ गया। अब आप यहाँ से ये याद करेंगे कि यूनेस्को के द्वारा 1992 को कोई विशेष कोई वर्ष के रूप में मनाया गया क्या, या कोई विशेष प्रकार की कोई यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा कोई विशेष प्रकार का कार्य किया गया क्या, या मैं जानना चाहता हूँ कि यूनेस्को जो है वो 1992 में क्या कोई जन्म शताब्दी कुछ मनाता है क्या, अगर मनाता है तो किसका मनाता है, क्या कब मनाता है, और इसके कितने वर्ष होने के समय मनाता है, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों 2-4 लड़के जो जिनका बहुत ही मतलब शानदार रिस्पॉन्स रहता है, जैसे वीरेंद्र पंचोली का बहुत ही शानदार अब तक मैं देखते आ रहा हूँ, बहुत अच्छा है। संगीता महिला जी का बड़ा ही शानदार है। इसके अलावा और 1-2 हरीश कुमावत की बात करें तो हरीश कुमावत भी बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके अलावा गुज्जर हैं, कमलेश गुज्जर का भी मेरे यूट्यूब से जब भी मैं देख रहा हूँ, मतलब जब से मैंने यूट्यूब डालना शुरू किया है तब से अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और इन लड़के लड़कियों की अच्छी तैयारी है। आप यूँ समझो कि आने वाले टाइम में अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहे तो आपके लिए एक सीट पक्की है, और वो सीट आप राजस्थान के लिए मत मानिए, आप यूँ समझिएगा कि आप एनवीएस, केवीएस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आप उनमें भी क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। जहाँ तक मैं इन चारों जो भी लड़कों का मैंने नाम बोला है, मैं इनको प्रत्यक्ष रूप से जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन इनके ज्ञान को देखकर क्या होता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। आप अगर अन्य कोई फील्ड में जैसे नेट के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, तो आप लोग ज़रूर क्वालिफाई होंगे। आप यूँ ही देखते रहिए, और जहाँ भी सुझाव की आवश्यकता होती है वो भी बताई रहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे का प्रोग्राम, आगे का प्रश्न बनता है कि यूनिसिट्स कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यूनेस्को और आईसीएसयू के द्वारा, यूनेस्को और आईसीएसयू के द्वारा क्या शुरू किया गया भाई, यूनिसिट्स कार्यक्रम शुरू किया गया। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे दोस्तों आईसीएसयू, इसकी सन, तो सन आप याद रखेंगे 1973, कुछ किताबों में लिखा रहेगा, उसके लिए 71 भी लिखा रहेगा। तो आप यूँ समझिएगा कि यूनिसिट्स का विकास 71 में हो गया था, लेकिन पूर्णतः प्रतिपादन जो है वो 1973 में है। और यूनेस्को और आईसीएसयू जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ भी एजेंसी की बात करें तो वहाँ पर आपको आईसीएसयू नाम जरूर क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आईसीएसयू का पूरा नाम क्या है। यूनेस्को का पूरा नाम आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना तो आप जानते हैं, 4 नवंबर सन 1946 को बना। बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी गतिविधियाँ दोस्तों। यूनेस्को से अगर एग्ज़ाम में अगर कोई बड़ा प्रश्न आ रहा है, अभी जैसे यूजीसी नेट में आ रहा है, तो वो इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे, इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे, इसमें क्या है, एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल को इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा। कब से मनाया जाता है और किस स्थान से मनाया जाता है, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम जो है वो सन 1960 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। और आंध्र प्रदेश का आप याद रखेंगे दोस्तों उपस्कर का प्रावधान भी था, और मद्रास के बाद में 8% उपस्कर लेने का प्रावधान कहाँ किया गया, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में क्या था भाई, किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे का प्रश्न बनता है अपना, वो है विद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। विद्यालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानाचार्य होता है दोस्तों। आप ये समझो कि कोई भी संस्थान हो जहाँ पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी उस संस्थान का जो हेड होगा वही क्या होगा, पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष होगा। जैसे मान लीजिएगा आप इसको ले लो आप जिला स्तर पे, या आप इसको ले लो राज्य स्तर पे। तो अगर आप जिला स्तर पे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक जिले का जो जिला कलेक्टर जो होता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, वही क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। आपको दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस तरीके का पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा विश्वविद्यालय का,
या पूछा जाएगा कॉलेज का यानी महाविद्यालय का, और या पूछा जाएगा स्कूल का कि इन स्कूल में जहाँ भी विद्यालय समिति बनी होती है उनमें अध्यक्ष कौन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, साथ ही यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विश्वविद्यालय में अगर बात करें तो कुलपति, विश्वविद्यालय में अगर बात करें तो कुलपति, अगर कॉलेज में बात करें तो वहाँ का प्राचार्य जी, और अगर स्कूल में बात करें तो यहाँ का प्रधानाचार्य जी। यही क्या होते हैं, पुस्तकालय समिति के क्या होते हैं भाई, अध्यक्ष होते हैं। तो आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ सारी जगह ही अगर बात करें कि यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, तो आप दो ही नाम याद रखेंगे। देखो, एक तो नाम आपको याद रखना है संयोजक, इसके अलावा अगर आप नाम की बात याद करें तो आपको नाम याद रखना है सचिव, यानी सचिव या संयोजक की भूमिका में कौन होता है भाई, पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। यानी एक लाइब्रेरियन की भूमिका इतनी होती है, यानी वो या तो संयोजक या फिर सचिव के रूप में क्या रहता है, मौजूद रहता है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना तो 1967 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। याद रखना है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में पहले पूछा गया है। पहला ही प्रश्न सीधा था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WIPO का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और क्या करता है तो दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संरक्षण या उन पर बल देने का क्या करता है, कार्य करता है। और भी बहुत सारी बातें दोस्तों अपन ने विपो के माध्यम से पहले भी की है। आप बुक्स में भी देखेंगे तो भी वहाँ भी आपको खूब सारी जानकारी इससे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो अपना अगला क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा भारतीय पुस्तकालय संघ में एब गीला पत्रिका का प्रकाशन। तो दोस्तों यहाँ से देखो प्रकाशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एब गीला का प्रकाशन ILA द्वारा किया जाता है। ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब करता है, तो सन 1949 में करता है। और इसका प्रकाशन कब बंद कर दिया जाता है, तो सन 1953 में इसका क्या कर दिया जाता है, प्रकाशन बंद कर दिया जाता है। दोस्तों एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है एब गीला का, तो एब गीला का पूरा नाम आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसका पूरा नाम है एनाल्स बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय, एनाल्स बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय, एनाल्स बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका क्या है भाई, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। यानी एनाल्स बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। सबसे पहले अगर दोस्तों प्रकाशन की बात करें ILA के द्वारा, तो इसका प्रकाशन जो है वो सन 1949 में किया गया था। और इसका प्रकाशन जो है वो कब बंद कर दिया गया, तो आप याद रखिएगा सन 1953 में क्या कर दिया गया था, इसका प्रकाशन कार्य जो है वो बंद कर दिया गया था। दोस्तों याद रखना है इसकी आवृत्ति, तो एग्जाम में एब गीला की आवृत्ति भी बहुत बार पूछी गई है, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसकी आवृत्ति की अगर बात करें एब गीला की, तो इसकी आवृत्ति जो है वो त्रैमासिक है। इसकी आवृत्ति क्या है भाई, त्रैमासिक है। यानी एब गीला की आवृत्ति कैसी है भाई, त्रैमासिक है। ये भी आप जरूर क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। खूब छोटी छोटी बातें हैं, खूब सारी अपन कर चुके हैं। यहाँ भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उससे इसमें क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों आगे वाला प्रश्न, तो आगे वाला प्रश्न है कि नेकलिन है दोस्तों। नेकलिन किसका कार्यक्रम है, तो आप याद रखिएगा नेकलिन जो है दोस्तों वो डेलनेट का क्या है भाई, कार्यक्रम है। डेलनेट का क्या है भाई, कार्यक्रम है। दोस्तों इस बार भी डेलनेट का एक प्रश्न आया था एग्जाम में। डेलनेट का प्रश्न पूछा गया था सन 1991 के पश्चात, यानी लिखा होगा आफ्टर 1991 डेलनेट फुल नेम इज, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो आप याद रखेंगे 1991 के बाद में डेलनेट का पूरा नाम क्या था। आपकी दृष्टि से उसका आंसर क्या हो सकता है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क या दिल्ली लाइब्रेरीज नेटवर्क, कौन सा उत्तर राइट था, तो वो आप कमेंट करके हमें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे प्रश्न बनेगा दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है दोस्तों कलेक्शन नंबर, कि कलेक्शन नंबर जो है
वो किसका हिस्सा होता है। तो अपन यहाँ बात करेंगे दोस्तों, कलेक्शन नंबर जो है वो कॉल नंबर का हिस्सा होता है। कलेक्शन नंबर जो है वो किसका हिस्सा होता है, कॉल नंबर का हिस्सा होता है। देखो 3 चीज़ें ले लेते हैं दोस्तों, 3 बनाते हैं अपन, 3 चीज़ें अपन शामिल करेंगे। 3 में अगर शामिल करें तो सबसे पहले तो आप ले क्लास नंबर, सबसे पहले तो आप ले क्लास नंबर, उसके बाद में आप ले बुक नंबर, उसके बाद में आप ले बुक नंबर, और बुक नंबर के बाद में ले तो वो ले लो दोस्तों, वो है कलेक्शन नंबर। वो है क्या भाई, कलेक्शन नंबर। और इन तीनों के योग से जिसका निर्माण होता है दोस्तों, इन तीनों के यानी क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों के योग से जिसका निर्माण होता है उसकी अपन बात करें दोस्तों, तो वो क्या बन जाता है, वो कॉल नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है भाई, कॉल नंबर बन जाता है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादातर रहेगी, तो वो रहेगी अकॉर्डिंग टू CCC या अकॉर्डिंग टू AACR2। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉल नंबर अकॉर्डिंग टू CCC तो कहाँ लिखा जाता है और अकॉर्डिंग टू AACR2 कहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की क्या है, संभावना है। तो आप एक बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। आप एक कैटलॉग कार्ड का निर्धारण करेंगे दोस्तों, इस तरीके से एक कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। तो उस कैटलॉग कार्ड में अकॉर्डिंग टू CCC कितने सेक्शन होते हैं और अकॉर्डिंग टू AACR2 कितने, तो अकॉर्डिंग टू CCC 6, अकॉर्डिंग टू AACR2 8। अब इसमें देखो AACR2 में तो यहीं पर क्या है, जहां पर फर्स्ट वर्टिकल लिखा हुआ है वहीं पर क्या आ जाएगा, कॉल नंबर सेक्शन आ जाएगा। लेकिन बात करें दोस्तों अकॉर्डिंग टू CCC, तो वहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको याद रखना है ये फर्स्ट वर्टिकल है और ये सेकंड वर्टिकल है। अब यहां पर ये जो फर्स्ट वर्टिकल वाला भाग है, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, कॉल नंबर आ जाएगा। तो कॉल नंबर विशेष है, तो आप इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न बनता है कि माला इंफोजिन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्या है, तो आप यहाँ से सीधा सा प्रश्न बनेगा, वो बन जाएगा एक न्यूज़लेटर है। ये क्या है भाई, न्यूज़लेटर है दोस्तों। यहाँ से कई सारी चीज़ें सामने आएंगी। इस माला यानी माला के बारे में बात करें तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कब से प्रकाशन कार्य है, तो आप याद रखिएगा सन 1928 से लेकर 1945 तक, यानी लगभग 28 से लेकर 45 तक लगातार 17 वर्षों तक इस पत्रिका का क्या होता रहा है, प्रकाशन कार्य होता रहा है। कहाँ, कौन जारी करता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा MLA यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या करता है, जारी करता है। दोस्तों पुस्तकालय संघों की भूमिका भी विशिष्ट है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक धारणा बनी होती है कि ना सेकंड यूनिट पढ़ा दो या सेकंड यूनिट से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो करवा दो। तो आप याद रखना, अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी करते हैं, अगर आप KBS, NVS या DSSB या UGC नेट जैसी किसी भी एग्ज़ाम की जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है उनकी अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप यूँ समझिएगा कि जो भी पुस्तकालय विज्ञान में जो भी मैटर है उन सारे मैटर से ही प्रश्न आना है। एक अकेली सेकंड यूनिट से कुछ नहीं आना। अपने सेकंड इसमें लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे सेकंड यूनिट से जो सभी लोग करेंगे, ऐसे मान लेना सभी लोग करेंगे। जैसे इस बार पेपर में आया था, इस बार पेपर में प्रश्न पूछा गया कि है ना DDC जो होती है उसमें है ना इंडेक्स को क्या नाम दिया गया है। तो वैसे प्रश्न अगर आ गए दोस्तों, तो आप ये समझ लेना कि मेरिट जो है वही 70% से ऊपर रहनी है। यानी कहने का मतलब ये कि है आप जितना अच्छा पढ़ें उस अच्छे को तभी मज़ा आएगा उस अच्छे का पढ़ने का कि जब एग्ज़ाम में पेपर जो है वो क्या हो, लेवल का पेपर हो। जैसा अभी NVS एग्ज़ाम 2019 में पेपर आया, 2019 का जो पेपर था उसका लेवल वाकई में बहुत अच्छा था। साथ ही देखो 2018 का KVS का पेपर आया, उसका लेवल भी कुल मिला के ठीक था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो जितनी ज़्यादा आ रही हैं, जो बार बार आप उनको निकालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ देखो पेपर का लेवल अगर जितना ज़्यादा आसान हुआ उतना ही क्या है भाई, कार्य कठिन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे एक साधारण सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन यानी नेशनल लाइब्रेरी मिशन, यानी आप यूँ ले लो, इसको अंग्रेजी में ले लो तो ये ले लो NML और NML की बात करें दोस्तों, इसका पुनर्गठन कितने वर्षों में होता है, तो दोस्तों 3 वर्षों में। साथ ही दोस्तों अपन ने कल जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों के सुझाव भी आए और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी डाला, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं 2012 राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और कब बना, साथ ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा कब मंजूरी दी गई। ये छोटी छोटी बातें अगर आप किताब के माध्यम से और देखेंगे तो आपको क्या होगा, और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों एग्री इंडेक्स। एग्री इंडेक्स किसका प्रकाशन है। अब देखो यहाँ पर 2 प्रश्न मैं एक साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक तो है एग्री इंडेक्स,
एक तो है एग्री इंडेक्स है, और एग्री इंडेक्स तो आप सीधा सा ले लो दोस्तों, ये तो है FAO। दोस्तों बात करें FAO की तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम कर लेते हैं। इसका पूरा नाम जो बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों FAO की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये किसका प्रकाशन करता है, तो एग्री इंडेक्स का। साथ ही यहाँ से 1% और आने की संभावना है दोस्तों, वो आप बताएंगे हमें, वो है एटम इंडेक्स। वो है क्या भाई, एटम इंडेक्स। और एटम इंडेक्स का प्रश्न आया हुआ है दोस्तों अभी। इसका प्रकाशन कौन करता है, तो इसका प्रकाशन जो है वो इनिसिस यानी INIS जो है वो इसका क्या करता है भाई, प्रकाशन कार्य करता है। दोस्तों अभी 2019 में 2019 में एक CCRS की एग्ज़ाम हुआ है, यानी CCRS का एग्ज़ाम हुआ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। और उस सेंट्रल काउंसिल ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में यही प्रश्न पूछा गया है कि है ना, एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एटम इंडेक्स महत्वपूर्ण है। एटम इंडेक्स के बारे में जहाँ भी प्रश्न आए वहाँ से आप इसका उत्तर क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे INIS। इसकी भी दोस्तों पूरे नाम पूछा जाए एग्जाम में तो वो भी आप याद रखिएगा। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको अभी इसी के वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। देखो आप याद रखेंगे दोस्तों, INIS कब स्थापना की गई, तो वो भी आप याद रखिएगा, अप्रैल सन 1970 को। अप्रैल सन 1970 को क्या की गई है, इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ स्थापना की गई, तो आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया जो देश है वहाँ पर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है भाई, मुख्यालय स्थित है। अब एक छोटी सी चीज़ से आप देखो इतनी सारी बातें क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मकसद कतई ज्ञान दिखाना या कोई वो अन्य कोई किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस में लाना, तनाव में लाना नहीं है। मेरा तो यही बताना है कि लाइब्रेरी साइंस एक काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप आराम से पालेंगे। दोस्तों अपन ने यहाँ पर जो शुरुआत की थी वो खाली एटम इंडेक्स से की थी। अगर आपको एटम इंडेक्स ढंग से पढ़ने आ गया तो आप खूब सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यहाँ से आराम से सही कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में राज्य सरकार द्वारा 80% उपज कर लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा का एक प्रकोष्ठ है, तो अरुणाचल प्रदेश। दोनों प्रश्नों के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट हुआ है, 2008 लिखा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश क्या गया, आप क्या कर लेंगे 2009 कर लेंगे। तो थोड़ा सा है, जितना आप देखेंगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो 2008 की जगह क्या करना है आपको, 2009 करना है। बात करेंगे दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन की, तो आगे वाला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं अपन। लिखा है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो प्रश्न ये भी पहले बात कर चुके हैं, 2012। साथ ही लिखा है दोस्तों भारत के कितने राज्यों में जुलाई 2013 तक पुस्तकालय विधेयक यानी पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गया था, तो वो भी आप याद रखेंगे 2013 तक के 19 राज्यों में। साथ ही दोस्तों 2013 में प्रस्तावित किया गया 20वें राज्य में, 20वां राज्य MP, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्नों की बात करें तो आगे है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का दूसरा संस्करण, तो वो भी आप याद रखिएगा सन 1957 में। और याद रखना है दोस्तों प्रकाशन यही वही 5 लॉज है जो सन 1931 में डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। दोस्तों PS शिवास्वामी अय्यर और WC बैरबिक श्रेयस दोनों की भी क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रस्तावना लिखने वाला व्यक्ति PS शिवास्वामी अय्यर और भूमिका लिखने वाला व्यक्ति जो था वो WCB बैरबिक शेयर्स जो है, शेयर्स जो क्या है भाई इसकी भूमिका लिखने वाला व्यक्ति था। बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि किस अनुच्छेद में जिला पुस्तकालय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों यहाँ से जब राजस्थान के पुस्तकालयों की बात करेंगे तब आपको और विशेष जानकारी देंगे। अनुच्छेद 13 में क्या किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है। साथ ही 2-3 छोटे छोटे प्रश्न और हैं, उनको भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा कब तैयार किया गया, तो सन 1930 में। यहाँ भी दोस्तों अगर बात करें तो आपको याद रखना है ये ओलेशिया
एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस की ये क्या करता है, बात करता है। यानी ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा सन 1930 में बनारस यानी वर्तमान का वाराणसी में क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। वहां पर क्या किया गया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसको लागू करने की बात करें तो सन 1948 में क्या कर दिया गया था, मद्रास राज्य में सर्वप्रथम क्या कर दिया गया था भाई, लागू कर दिया गया था। बात करेंगे दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि वर्तमान में लागू नहीं है, वर्तमान में इसको महाराष्ट्र में क्या कर दिया गया है भाई, मिला दिया गया है। कब लागू हुआ, या प्रश्न आ जाए दोस्तों कि गुलाम भारत में या प्रतंत्र भारत में सर्वप्रथम जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब और कहाँ लागू किया गया, तो गुलाम भारत में सबसे पहले कोल्हापुर में कब लागू किया गया, तो सन 1945 में महाराष्ट्र में इसको क्या कर दिया गया, समायोजित कर दिया गया। दोस्तों याद रखना है, कोल्हापुरी चप्पलें आती थी और काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थी एक ज़माने में। आजकल तो सब कूड़ा करकट आ रहा है, तो जैसे जैसे कल्चर डेवलप हो रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगे दोस्तों। आगे लिखा है, आगे प्रश्न बनता है दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में असम और यूपी को छोड़कर लगभग 320 पुस्तकालयों को एक नेटवर्क के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो, तो वो भी आप याद रखेंगे, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से लेकर 1961 तक यानी 56 से 61 तक क्या कर दिया गया था, इसको शामिल कर दिया गया था। आगे दोस्तों रिप्रोग्राफी सेवा। अब देखो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोग्राफी सेवा शुरू कौन करता है, तो यूजीसी करता है। किसके लिए करता है, तो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं यानी बोले तो शोधार्थी या अनुसंधानकर्ता जो होते हैं उनके लिए क्या शुरू की जाती है भाई, रिप्रोग्राफी सर्विस शुरू की जाती है। और कब से शुरू, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या की थी, शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि डॉक्टर एन शेषसागराई का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो आप याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना से है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था, या और भी कोई 7वीं पंचवर्षीय योजना की कोई खास बात थी क्या, वो आप कमेंट करके हमें क्या करेंगे, बताएंगे। आगे है दोस्तों, ग्रंथालय आंदोलन से संबंधित लक्ष्मी नारायण सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से है। साथ ही दोस्तों आप लक्ष्मी नारायण सिंह का तो देखो कुछ ही जगह प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति का प्रश्न आएगा। व्यक्ति का नाम है यानकी वेंकट रमैया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यानकी वेंकट रमैया। मेरा तो ये मानना है, देखो जब से लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहा हूँ तब से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बाद में अगर साउथ इंडिया में अगर किसी आदमी का विशिष्ट योगदान था तो वो यानकी वेंकट रमैया था। और यानकी वेंकट रमैया को दोस्तों पद्मश्री मिला। यानकी वेंकट रमैया को क्या मिला, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे हमें कि इनको पद्मश्री कब मिला। साथ ही मैं एक प्रश्न यहाँ से जो इनका हार्ड बनता है वो और बता देता हूँ। इनको पुस्तकालय पितामह की उपाधि, यानी आपको याद रखना है दोस्तों, पुस्तकालय पितामह की उपाधि यानकी वेंकट रमैया को किसके द्वारा प्रदान की गई, तो आप याद रखेंगे बड़ौदा के महाराज के द्वारा यानकी वेंकट रमैया को क्या की गई, पुस्तकालय पितामह की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही दोस्तों याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य में पुस्तकालय तीर्थ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप ये समझो कि भारत में यानकी वेंकट रमैया का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्रा का आयोजन करने वाला व्यक्ति भी कौन था भाई, यानकी वेंकट रमैया था। पद्मश्री आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या करेंगे, बताएंगे। साथ ही दोस्तों आगे अपन बात करेंगे आगे वाला प्रश्न कि किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कार्ल एंड व्हाइट को अपने पुस्तकालय का सर्वेक्षण करने बुलाया था, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा विश्वविद्यालय है, तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने सन 1965 में इनको क्या किया गया था, अपने पुस्तकालय का सर्वेक्षण करने के लिए इनको क्या किया गया था, बुलाया गया था। अंतिम प्रश्न बात करेंगे दोस्तों आज की सीरीज का, ये है लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन। तो दो इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आप हमें
कमेंट करके क्या करेंगे, बताएंगे। दो क्या इंपॉर्टेंट है वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक तो यहाँ तो प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड का, यहाँ तो प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड का, लाइब्रेरी हेराल्ड, और एक है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एक है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोनों आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखो यहाँ पर लाइब्रेरी हेराल्ड का तो लिखा हुआ है सन 1962 में डीएलए, यानी डीएलए बोले तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। और हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कौन करता है, संपादक कौन है, कौन से सन में किया गया है, ऐसा आप कमेंट करके हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर जहाँ भी कोई त्रुटि या समस्या रही तो उसका कंक्लूजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, दोबारा मिलेंगे।